हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से और कैसे वजूद में आते हैं। इनिशियली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो सोर्स हैं, एक एनिमल्स और दूसरा प्लांट, जिनके ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। एनिमल से आपको वो प्रोटीन हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं, मीट हासिल होती है। तो ये एक एनिमल से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हो। दूसरा जो सोर्स है वो है प्लांट्स के साथ। प्लांट्स आप दो तरीक़ों के साथ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फराहम करते हैं। एक तो डेड प्लांट्स होते हैं, दूसरा होते हैं कि जो लिविंग होते हैं। डेड प्लांट्स आपको पेट्रोलियम गैस वगैरह ये कुछ इस शक्ल में देते हैं, और जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं, प्रोटीन वगैरह वो चीज़ें आपको फराहम करते हैं। ठीक हो गया। ये दो टाइप्स थी। अब एक और जो डेड प्लांट्स हैं ना, वो किस तरह हमें कोई अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फराहम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि डेड प्लांट्स किस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फराहम करते हैं। आप जानते हो एक प्रोसेस है कार्बनाइजेशन, उसके मुतालिक हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं कि कोल से स्टार्ट करते हैं। कोल, व्हाट इज़ कोल? कोल इज़ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ब्लैकिश इनके सियाह कलर का होता है, कम्प्लेक्स जिनकी पेचीदा मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ। अब ये कैसे बनता है, वजूद में कैसे आता है? प्रोडक्शन ऑफ कोयल दूसरी हमारे पास हेडिंग है। प्रोडक्शन ऑफ कोयल से मुराद कोयल किस तरह वजूद में आता है। आप जानते हो कि जो प्लांट्स आज से कोई 500 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले जो प्लांट्स थे, जो मर गए थे, जो डेड थे, वो ज़मीन में घुस गए, ज़मीन में वो दफन हो गए। ठीक है जी। उसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया, ज़मीन के अंदर एयर तो मौजूद नहीं है ना, तो वो अब्सेंस ऑफ एयर हुई। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उनकी जो ना डिकम्पोजिशन हो गई, उन डेड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हो गई। जब डिकम्पोजिशन हुई तो उसके नतीजे में हमारे पास कोल वजूद में आया। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स से हमें कोल वजूद में आया। तो हम किस तरह कह सकते हैं, द प्लांट्स वर बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ठीक हो गया। फिर उनकी डिकम्पोजिशन से हमारे पास कोल वजूद में आया। अब आप जानते हो कि जो डेड प्लांट्स हैं वो एक्चुअली वुड्स हैं। प्लांट्स वुड्स ही होते हैं ना। तो मैं लिख देता हूँ वुड्स। तो वुड्स कोल में कैसे तब्दील हुई? वो हुई कार्बनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है जी। अब जानते हो वुड्स के पास 60% तक कार्बन मौजूद है। जब आपके पास वुड्स दफन हुई तो उनकी डिकम्पोजिशन हुई, तो जब उनकी डिकम्पोजिशन हुई तो वुड्स कोल्स में तब्दील हो गई। तो हम किस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं कार्बनाइजेशन प्रोसेस की? द प्रोसेस इन विच वुड्स चेंज्ड आर कन्वर्ट्स इनटू कोल। वुड्स 40 से 60%, मैं ये लिख देता हूँ, ये बेहतर है, 40 से 60% तक कार्बन पर मुश्तमिल हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कोल्स या कन्वर्जन ऑफ वुड्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है, टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट। ठीक है जी। कार्बनाइजेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। और ये है क्या चीज़? ये है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। ठीक हो गया। ये एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। आप जानते हो जब पौधे ज़मीन में, जो मरे हुए पौधे, डेड प्लांट्स जो थे, वो ज़मीन में दफन हो गए, तो वो अब ज़मीन के अंदर तो एब्सेंस ऑफ एयर है ना, एयर तो मौजूद नहीं है। तो ये कार्बनाइजेशन प्रोसेस एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। दूसरा हाई प्रेशर, अगर आप ज़मीन में जाएँ तो आपको हाई प्रेशर फील होगा। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस हाई प्रेशर के अंदर कंप्लीट होता है। हाई टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर भी वहाँ पे हाई होता है। उसके बाद फिर क्या होती है? डिकम्पोजिशन अपने आखिरी मरहल में दाखिल होती है और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस। उसके बाद जो कोल की टाइप्स हैं ना, वो 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर हमारे पास कोल्स की 4 टाइप्स हैं। एक है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमाइनस और चौथा है एंथ्रासाइट। ये जो पीट है, इसमें कितने कितने % कंटेंट है कार्बन?
ये 60%, लिग्नाइट में 70% कार्बन कंटेंट है, B2- में 80% और एंथ्रासाइट में 90% तक कार्बन कंटेंट मौजूद है। ये जो पीट है ये एक इन्फीरियर क्वालिटी होती है इसकी, इतना वो ख़ास वैल्यू उसको नहीं दी जाती, और ये आम चूल्हों वगैरह में किलन्स में यूज़ होता है, लिख देता हूँ, किलन वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद जो लिग्नाइट है इसकी कार्बन कंटेंट 70% है, और ये सॉफ्ट कोल है, ठीक है जी, नरम है, और ये पावर स्टेशंस में यूज़ होता है, जहाँ पे पावर जनरेट करनी होती है ये वहाँ लिग्नाइट यूज़ होता है। उसके बाद B2- ये कॉमन टाइप ऑफ कोल है, और ये हाउस होल्ड जो नहीं इनके घरेलू इस्तेमाल में ज़्यादा यूज़ होता है B2-। उसके बाद एंथ्रासाइट है, सुपीरियर क्वालिटी है ये, ठीक है जी, और ये यूजुअली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन कंटेंट भी 90% तक मौजूद है। अब क्या होता है कि ये जो कुछ कंपाउंड्स हमने हासिल किए हैं 4 यानी कि टाइप्स ऑफ कोल थी, इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कार्बनाइजेशन क्या था? कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन प्रोसेस, मगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज समथिंग डिफरेंट। इट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। जब आप कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब एयर की एब्सेंस में जब आप उसको हीट करते हो तब हमारे पास वजूद में आता है 3-4 कंटेंट होते हैं या टाइप्स होती हैं हमारे पास वजूद में आती हैं, कोल से हासिल होती हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक तो है कोल गैस, दूसरा है अमोनिकल लिक्विड, तीसरा है कोल टार, और चौथा है कोक। ये 4 चीज़ें हमारे पास वजूद में आती हैं। किस तरह वजूद में आती हैं? जब हम ये जो टाइप्स ऑफ कोल हैं, यानी कि कोल ही कह रहे हैं इनको, टाइप्स ऑफ कोल मुख्तलिफ पीट, लिग्नाइट, B2- एंथ्रासाइट, जब इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन हमारे पास 4 टाइप्स हासिल होती हैं, 4 चीज़ें हासिल होती हैं। वो कौन सी हैं? तो कोल गैस है, दूसरा अमोनिकल लिक्विड है, तीसरा है कोल टार, और चौथा है कोक। अब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, कोल गैस। कोल गैस क्या चीज़ है? मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर आ जाए, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक हो गया, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन हो गया आपके पास, ये होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करते हैं? ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये यूजुअली जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हीट, इसलिए इनको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। कोल गैस ये होगी आपके पास एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाइड्रोजन, मीथेन और तीसरा नंबर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा नंबर पर जो आपके पास है वो है अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड इज डिफाइंड एज सोल्यूशन ऑफ अमोनिया विद वाटर। ठीक हो गया, वाटर के साथ जब आप अमोनिया का सोल्यूशन बनाते हो तो उसको आप कहते हैं अमोनिकल लिक्विड। सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड अमोनिकल अमोनिकल लिक्विड। ये अपनी नाम से शो कर रहा है अमोनिकल, यानी कि इसमें अमोनिया का दाखिल है, तो लिक्विड आगे शो कर रहा है। सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्विड। इस्तेमाल इसका क्या है? यूज फॉर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है अमोनिकल लिक्विड। ये 2 टाइप्स हो गई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स की। अब तीसरी है कोल टार। कोल टार को किस तरह डिफाइन करेंगे? कोल टार इज़ अ थिक लिक्विड, गाढ़ा एक लिक्विड है, ठीक है जी, 1 पॉइंट थिक लिक्विड। नंबर 2, मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं वो अरोमेटिक होते हैं, अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। एक तो थिक लिक्विड है और मिक्सचर है 200 से ज़्यादा के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अक्सर कौन से हैं? अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से पूछा जा सकता है। तो जब इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, यानी कि इनको सीपरेट किया जाता है डिफरेंट वेज से, ठीक है जी, तो फिर ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास कारआमद हो जाते हैं, यूज़फुल हो जाते हैं।
फिर आप इससे डाइज बना सकते हो, ड्रग्स बना लेते हो, पेंट्स बना लेते हो, पेस्टिसाइड बना लेते हो, वार्निश बना लेते हो, पेंट्स वगैरह। तो इनसे ये चीज़ें यूज बनाई जा सकती हैं, ये इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। उसके बाद एक टर्म है पिच। ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार इज कॉल्ड पिच। जब आप कोल टार जो है ना, इसकी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपके पास एक रेजिड्यू होता है, थिक रेजिड्यू होता है। इस थिक रेजिड्यू को, ब्लैक थिक रेजिड्यू को आप कहते हैं पिच। अब ये पिच का क्या इस्तेमाल है? पिच रोड्स जो बन रहे होते हैं उनको ऊपर आप देखते होंगे कि ब्लैक चीज़ डाल दी जाती है, उसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, ये ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार ही होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और टाइप है, प्रोडक्ट है बल्कि यूँ कह लें, तो ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, कोक। कोक इज़ 98% ऑफ कार्बन। ठीक है, कोक आप कार्बन ही कह लें तो ठीक, बेहतर ज़्यादा होगा। कोक इज़ 98% ऑफ कार्बन। ठीक है जी। अब रेजिड्यू ऑफ कोल, तो ज़ाहिर सी बात, ये सब रेजिड्यू ऑफ कोल ही हैं। और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप करते हो कोल की, तब हमारे पास कोक वजूद में आता है। और ये यूज़ किस चीज़ में होता है? ये यूज़ होता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद आप इसको जो है ना मुख्तलिफ वेज में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।